महाभारत पर बड़ी कवरेज वोट का बजट को लेकर लगातार जारी है। हर तस्वीर हम आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ इसका विशेष विश्लेषण भी होगा। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम इस बजट के पूरे एनालिसिस को समझेंगे, बजट की संभावनाओं को, उम्मीदों को लेकर चर्चा करेंगे। सर बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। पहला कमेंट मैं चाहूंगा आपसे कि हम लोग आकांक्षाएं तो बहुत हैं, उम्मीदें बहुत है लोगों को, लेकिन एक एनालिसिस के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं कि बजट का जो स्केलेटन होगा वो कैसा रहने वाला है? देखिए, इस बजट को सबसे पहले तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि लगातार 2 साल सरकार के निकल गए जी। और अगर हम इसको इस तरह से कहें कि 2019 के बाद से अभी तक की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं ऐलान में होती रहीं, वो दिखती रहीं कि ये करना है, लेकिन उस पर हावी क्या रहा? हावी रहा कि जो कोरोना का राहत पैकेज है, हावी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। तो मुझे जो लगता है कि ये बजट पूरी तरह से ग्रोथ को कैसे आप बढ़ाने वाले हैं, इंडस्ट्री को क्या कुछ नया देने वाले हैं, और उससे ज़्यादा जो होगा वो वित्त मंत्री बताएंगी कि उनकी पीएलआई स्कीम्स का क्या हुआ। वो वित्त मंत्री बताएंगी कि जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था वो कहाँ तक पहुँचा। वो वित्त मंत्री बताएंगी कि जो किसानों को लेकर उन्होंने कृषि कानून लाने की कोशिश की जिसको वापस लेना पड़ा, तो अब उसको किस तरीके से वो फिर से फार्मर्स तक पहुँचेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे बजट में सरकार ये कोशिश करेगी कि एक जिसको कहते हैं ना कि चमकदार पिक्चर पेश करेगी, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अभी भी हम वहीं फंसे हुए हैं। तो वो बताएगी कि कैसे हमने टीके लगाए और उसका देखिए परिणाम देखिए कि अब हम उससे उबर चुके हैं। तो ये कुल मिला के बजट एक ऐसी चीज होगी जिसको हम अगर कहें कि अगर बहुत सामान्य शब्दों में कहें तो आप बहुत निराशा के दौर से निकल चुके हैं, लेकिन कितनी आशा आपको दिखने वाली है, कितना कुछ बेहतर होने वाला है ये बताएंगे। और अच्छी चीज ये है कि नंबर सरकार के साथ हैं। जो अगर हम रेवेन्यू की बात करें, अगर हम रिसीट्स जो नई आई हैं उनकी बात करें, तो नंबर सरकार के साथ है। सरकार उन नंबर्स के साथ स्पेस है, उसके पास गुंजाइश बहुत है, तो वो सब वो बजट में बताने की कोशिश करेगी। सर, लेकिन अगर हम बजट में आप जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये हमें लगता है कि जो भी अचीवमेंट्स हैं उस पर तो चर्चा की जाएंगी, लेकिन आने वाले वक्त को लेकर भी कई चुनौतियां हैं। कोविड की वजह से हेल्थ सेक्टर पर काफी इंपैक्ट था, लोगों की सेहत का पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। आपको लगता है कि लोगों की हेल्थ सेक्टर में आखिर किस तरह से उन्हें रियायत दी जा सकती है, इस पर भी कुछ चर्चा की जा सकती है। और किसानों का बार बार जिक्र आ रहा है, तो क्या वाकई में कुछ बहुत ऐसा बड़ा उनके लिए कुछ हो सकता है जो उनकी नाराजगी दूर हो जाए? देखिए, 2 तरह से इसको देखना चाहिए। पहला तो जब हम कहते हैं कि हेल्थ सेक्टर में क्या होगा, तो निस्संदेह इस सरकार ने जो हेल्थ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत मजबूत करने की कोशिश की है। सरकार के लिए लाभकारी किस तरह से है, अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं। यूपी अपने आप में बहुत बड़ा राज्य है, 23-24 करोड़ की आबादी है वहाँ की। अब आप लोगों को ध्यान में होगा कि कुछ समय पहले ही 9 मेडिकल कॉलेज का एक साथ उद्घाटन किया था योगी आदित्यनाथ ने। अब 9 में से 1 सरकार के बजट से था, राज्य सरकार के, और 8 केंद्र सरकार के। ऐसे देश भर में 150 से ज्यादा वो मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। जो योजना है, नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हर जिले में ऐसा एक जो कहें कि मेडिकल फैसिलिटी है वो मिले। दूसरा इसके साथ जुड़ी चीज है कि जो आयुष्मान भारत है उसमें जब हम कहते हैं कमजोर वर्ग, गरीब वर्ग, अब ये जो 2 साल बीते हैं इसमें तो बहुत से लोग जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में थे वो भी गरीबी में चले गए। अब उनको कैसे हम जिसको हम कहते हैं ना कि सिक्योर कैसे करेंगे, तो हो सकता है कि इस स्कीम का दायरा थोड़ा बढ़ाया जाए, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। जब हम किसानों की बात कर रहे हैं तो किसानों को लेकर सरकार का फोकस बहुत क्लियर है। क्योंकि इतना बड़ा कृषि कानून विरोधी आंदोलन हुआ, नरेंद्र मोदी को माफी मांगते हुए उसे वापस लेना पड़ा, तो लगता है किसानों में नाराजगी है। लेकिन किसानों में 80-85% किसान को इससे कतई फर्क नहीं पड़ा जो कृषि कानून आने वाले थे या नहीं है। असली चीज क्या है? असली चीज ये है कि क्या सरकार किसानों के पास वो टूल्स देगी क्या जिससे वो एडवांस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की तरफ जाए। मुझे लगता है कि ये आपको सुनने को मिलेगा। जो एफपीओ का 10,000 एफपीओ 5 साल में उन्होंने कहा था, उस पर क्या रिपोर्ट आई वो सुनने को मिलेगा। किसान को जो उन्होंने जिसको स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी जिसके आधार पर 2015 से स्टेप बाय स्टेप जो सरकार ने फैसले लिए, उसका क्या असर हुआ वो सुनने को मिलेगा। और हो सकता है कि थोड़ी बहुत लोक लुभावन कोशिश भी हो। लेकिन जो किसानों की आपने बात की सर, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। जब लोग फील्ड पर गए चुनावी सर्वे के लिए या लोगों का मूड जानने के लिए, तो लोगों की जहन में सवाल जरूर था कि भाई अगर आपने आय दोगुनी करने का वादा किया तो उस वादा का क्या हुआ, ये भी मैं समझूंगा। इस वक्त हमारे सहयोगी रविकांत राय हमारे साथ लगातार बने हुए। रविकांत, जो हर्षवर्धन जी ने किसानों की बात की है, कई जिले अपने, अधिकांश जिले आपने घूमे उत्तर प्रदेश के, किसानों के बीच में
क्या बजट को लेकर के कोई उहापोह थी कि भाई बजट से हमें कोई बहुत मैजिकल हमारे लिए कुछ बदलाव होने वाला है, या कि जो 3 कृषि कानून जो कि किसानों की नाराजगी के मुख्य कारक बताए जा रहे हैं फिलहाल, उसको लेकर के अधिकांश उत्तर प्रदेश का किसान क्या सोच रहा था? देखिए अनंत, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो बजट आ रहा है ये विषम परिस्थितियों में आ रहा है। 2 साल तक कोरोना का संकट रहा और उसके बाद 5 राज्यों में चुनाव है। ऐसे में वित्त मंत्री और मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। जिस तरीके से हर्षवर्धन जी ने कहा कि 80 से 85% किसान ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के, हम लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, उनको ना तो किसान आंदोलन से कोई असर पड़ा, ना किसान जो बिल लेकर आई थी सरकार उससे कोई असर था, और ना ही वापस लेने से वो बहुत ज़्यादा नाराज़गी या खुशी उनके बीच में है। कुछ एक ऐसा वर्ग था जो लगातार इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है। किसानों को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या चाहिए कि बिजली की दरें कम हों, उनको समय पर खाद मिले, उनके साथ ही जो तमाम चीज़ें हैं जो क्रय केंद्र लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा, उन पर सही समय पर भुगतान हो। ऐसे में सरकार इस बार के बजट में किसानों पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है, और उसमें हम देखेंगे कि सरकार जो है इस बात का अनाउंसमेंट भी कर सकती है कि जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है उसकी राशि को बढ़ाया जा सकता है। वो भले ही 2,000 रुपये बढ़े या 4,000 रुपये बढ़े, लेकिन बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। इसके साथ ही किसानों को लेकर और बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, उनको लागू करने से किसानों की आमदनी किस तरीके से दोगुना होगी, इस पर यहाँ पर फोकस किया गया है। एफपीओ को लेकर सरकार कहाँ तक पहुँची है उसके बारे में सरकार बताएगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों को किस तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट हो, इस पर विचार किया जा रहा है। मनरेगा की जो स्कीम है, पिछली बार हमने देखा कि उसके बजट में कुछ कटौती की गई थी, इस बार हो सकता है कि उसको भी दूर कर दे सरकार, और मनरेगा स्कीम के लिए जो बजट का एलोकेशन है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिले। तो इन तमाम चीज़ों पर सरकार विचार कर रही है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो सत्ता पक्ष को फेस करना पड़ रहा है इस बार के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, वो है रोजगार को लेकर। विपक्ष पूछता है कि आपने रोजगार कहाँ क्रिएट किए, इसीलिए इस बार के बजट में सबसे फोकस जो होगा सरकार का वो एमएसएमई सेक्टर पर होगा। किस तरीके से जॉब क्रिएशन को बढ़ाया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, और कोरोना काल में जो छोटे और मध्यम रोजगार थे उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो, और आने वाले दिनों में जो रोजगार हैं वो क्रिएट हो, इस बात को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। और उम्मीद करते हैं कि जब 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करे तो ये सारी तस्वीर जो है लोगों के सामने क्लियर दिखाई देगी। बिल्कुल, तो ये उम्मीद काफी ज्यादा है, विशेष तौर से अगर नौकरी पेशाओं की बात करें तो इस दौरान भी, और जो युवा हैं जो रोजगार की उम्मीद में हैं उनकी भी उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हर्षवर्धन जी, जिस तरह से अभी सिचुएशन है 2022 में, इस बजट के ठीक पहले के ठीक बाद में इलेक्शंस हैं, ऐसे ही 2017 में भी था, और मौजूदा जिन राज्यों में है इलेक्शन वहां पर भी वही कंडीशन थी, उत्तर प्रदेश, पंजाब में भी। उस समय एक रियायत मिली थी 2.5 से 5 लाख तक के जिनकी इनकम है उन्हें काफी 10% तक कहा जा रहा था कि छूट में टैक्स में छूट मिल गई। तो अब ये कहा जाए कि क्या इस बार भी आपको ऐसी कोई संभावना नजर आ रही है कि इस बार कोई रियायत मिल सकती है क्या इसी तरह से? पहली बात तो नैना जी ईश्वर करे कि 2017 वाली छूट न मिले मिडिल क्लास को, अगर मिले तो रियल जो कंसेशन है वो मिले, क्योंकि 2017 में था वो सिर्फ मैनिपुलेशन था, वो डेटा मैनिपुलेशन था। अगर आप उसको कहें कि ये वाला ऑप्शन ले लीजिए, और जेटली जी ने उसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी, ठीक है एक विकल्प था वो कुछ लोगों के लिए, लेकिन मेरा मानना है कि अगर सरकार को सचमुच मिडिल क्लास को छूट देना है तो 2 तरह की छूट उनको तुरंत बहुत जरूरी है। पहली तो ये कि इनकम टैक्स में छूट सचमुच उनको जरूरी है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई, उनकी जेब से ज्यादा पैसे चले जा रहे हैं, तो आप उसका कुछ तो तरीका देंगे ना कि कुछ पैसे वो बचा लें। और दूसरी चीज है जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि अगर सरकार ये कह रही है कि आवास योजना में, दूसरी चीजों में, जो जिसको कहते हैं कि नीचे के लोगों को अगर हम घर दे रहे हैं सरकार के तौर पर, तो जो खुद कमा के घर खरीद रहा है और जिसकी लागत बढ़ी है उसको आपको छूट बढ़ाना चाहिए। ये 2 चीज है, अगर सीधे सीधे दिखेगा तब तो उसका मतलब होगा, नहीं तो अगर 2017 की तरह दिखेगा तो मैं तो कहूंगा कि उससे अच्छा है कि ना दे। मिडिल क्लास बहुत सी चीजों को झेलता रहा है, वो फिर मान लेगा कि राष्ट्र हित में थोड़ा सा और कर दिया। ठीक है, राष्ट्र हित में, ठीक है। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, जिसको कि लोगों के जहन में जो पॉइंट है वो है कि कोरोना काल में लाखों लोगों की नौकरी गई, महामारी के इस दौर में बेरोजगार हुए लोगों में से कुछ को नौकरी मिली, लेकिन अब कुछ भी अभी भी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बिना नौकरी के। जी बिल्कुल।
बिना नौकरी आय के साधन की जिंदगी कितनी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। ये दो अलग अलग तस्वीरें जरूर हैं, लेकिन कहानी एक जैसी है। तस्वीरें सिर्फ दो हैं, लेकिन कहानी लाखों लोगों की है जिनकी नौकरी कोरोना काल में चली गई। पहली तस्वीर है रघुनंदन देव की, जिन्हें कंपनी ने कोरोना की पहली लहर के दौरान नौकरी से निकाल दिया। दूसरी तस्वीर में है जानवी, जो एक अस्पताल के ओपीडी में काम करती थी। इनकी भी नौकरी कोरोना काल में चली गई। रघुनंदन देव एक आईटी कंपनी में बतौर सेल्स वाइस प्रेसिडेंट 30 लोगों की टीम को लीड करते थे, लेकिन कोरोना काल में रघुनंदन को उनकी कंपनी ने अचानक बिना कारण बताए नौकरी से निकाल दिया। बकाया पैसे भी नहीं दिए। कोरोना जब आया था, इसमें मेरी टीम 30 बंदे की थी। 30 बंदे में से एक साथ में 13 लोगों को निकाल दिया गया था, इंक्लूडिंग मी। उसमें क्योंकि ये इंडियन कंपनी थी, जो हमारी फुल फाइनल होता है वो सारे पैसे भी मार देते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा हमें झटका पड़ा, क्योंकि इमीडिएटली नौकरी भी गया और पैसे भी गए। नौकरी जाने के बाद रघुनंदन के सामने चुनौती थी एक बार फिर नौकरी पाने की, लेकिन कई महीनों की कोशिश के बाद भी सफलता नहीं मिली। हिम्मत जुटाकर उन्होंने अपनी पुरानी बचत से एक स्टार्टअप शुरू किया, मगर रघुनंदन के मुताबिक सरकारी पाबंदियों और लॉकडाउन ने हर बार नई चुनौतियां पैदा की। टीडीएस कोरोना में उन्होंने कम करके कुछ प्रोडक्ट में 7.5% किया था और कुछ प्रोडक्ट में 1% और 2% किया था। कोई भी हम प्रोडक्ट बेचते हैं, सर्विसेज प्रोडक्ट, अगर वो 10% सरकार को हम दे देंगे, जमा करेंगे, तो हमारे को मार्जिन बचता नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर जब बैलेंस शीट हमारा बनता है तो वो 10% हमें रिबेट मिलता है, लेकिन इमीडिएटली जो 10% हमें देना पड़ता है वो हमारी जेब से देना पड़ता है, तो इसमें हमारी बिजनेस लॉस जो है ह्यूज होती है। रघुनंदन जैसी ही कहानी मुंबई के रहने वाले जानवी और समीर की भी है। ये है जानवी और उनके पति समीर। जानवी एक अस्पताल में नौकरी करती थी, पति समीर फ्रीलांस वेडिंग फोटोग्राफर है। जानवी की नौकरी कोरोना काल में चली गई, जबकि कोरोना की वजह से समीर का काम ठप पड़ गया। परिवार चलाने की चुनौती थी तो सब्जी, आम और मछली बेचकर गुजारा करना पड़ा। स्कूल लेकिन बंद थे, लेकिन उनका फीस तो ऑनलाइन सब चालू था, तो वो भरना था। बाद में इलेक्ट्रिसिटी है, बाद में टेलीफोन्स बिल वगैरह है, वो सब है, और रेंट्स वगैरह है, रूम का वगैरह मेंटेनेंस है, वो तो भरना ही है, वो तो सब करना ही है। तो मैं नहीं तो मेरे को अदरवाइज मैं अगर ये जॉब ये नहीं करता था तो मेरे को मेरी सेविंग्स वगैरह जो फ्यूचर के लिए रखी है उसको ब्रेक करना पड़ता था। तो वो हिसाब से हम लोग ने फिर वो टाइम पे थोड़ा सा हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ा। जानवी का कहना है कि अगर सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलती तो चुनौतियों का सामना करने के लिए और ताकत मिलती। बीच में जितना सेविंग था तो वो हम लोग ने यूटिलाइज कर लिया। सो आफ्टर अप्रैल एंड मिडल ऑफ मई, सो वी बोथ गॉट टेंस्ड कि अभी क्या करें, व्हाट टू डू। सो वी हैव टू डू समथिंग। लॉकडाउन कितना चलेगा, क्या चलेगा, वो तो पता नहीं था। हाँ, उनका तो पूरा कम्प्लीटली स्टक हो गया था। और मेरा कैसा, आई एम डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग का बिजनेस। तो मेरा एक छोटा सा ग्रुप है, सो उस पे मैं साड़ीज रहता है या ऑर्नामेंट्स रहता है, तो वो सब मैं करती थी। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलना चाहिए। और वैसे भी फोटोग्राफर्स के लिए आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट ने कुछ किया है। जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या फिर जो जॉब पे है उनका तो ठीक है, लेकिन जो फ्रीलांसिंग फोटोग्राफर है, जैसे इवेंट के लिए होते हैं या फिर कोई छोटी छोटी एजेंसीज के लिए होते हैं, उनके लिए कुछ भी अलॉटमेंट नहीं है। तो उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। रघुनंदन, समीर और जानवी, कोरोना की वजह से नौकरी खोने वाले ये सिर्फ 3 चेहरे या नाम नहीं है, बल्कि देश में लाखों ऐसी कहानियां हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी की दर 27% को पार कर गई। पहली और दूसरी लहर को मिला दें तो देश में करीब 1,96,00,000 लोगों की नौकरी चली गई। बजट के जरिए कैसे सरकार बेरोजगारी की तस्वीर को भविष्य में बेहतर बना सकती है, ये जानने के लिए आर्थिक मामलों के जानकार शरद कोहली को सुनिए। में सरकार को एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत हो, चाहे स्टार्टअप्स के लिए और अच्छा वातावरण क्रिएट करने की जरूरत हो, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर में रोजगार पैदा करने की बात हो। सभी क्षेत्रों में मुझे लग रहा है कि सरकार को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो कि पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि बहुत उसकी रफ्तार धीमी पड़ चुकी है, तो जब तक
निजी उद्योगपति, प्राइवेट उद्योगपति जो है, बिजनेसमैन जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है, जब तक उसमें निवेश नहीं आएगा, रोजगार के अवसर बढ़ने में समस्या आएगी। आर्थिक मामलों के जानकार के मुताबिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। सरकार को पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा। देश में व्यापार करने की प्रक्रिया को और सरल बनाना होगा। विदेशी निवेश को पहले से ज्यादा बढ़ावा देना होगा। स्टार्टअप कंपनियों के लिए प्रोत्साहन पैकेज जैसी चीजें लानी होंगी। उम्मीद है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के टैब में बेरोजगारी दूर करने का कोई न कोई उपाय जरूर होगा, ताकि युवाओं को रोजगार के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में उनका योगदान भी पहले से ज्यादा बढ़े। बेशक बीते 2 सालों में कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कई तरह की चुनौतियां थीं, जिनका डटकर सामना भी देश ने किया, लेकिन उससे उबरने के लिए आखिर सरकार उनकी क्या मदद करेगी जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, इस पर आज सबकी उम्मीदें जरूर टिकी हुई हैं। लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। मेरे साथ में मेरे साथी गौरव, रविकांत, अमित भी लगातार मौजूद हैं। अमित, अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया। ये कहा जाए कि बजट को लेकर भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर के बाद में हलचल दिखना शुरू हो जाएगी और क्या निकलता है पिटारे से ये सामने आएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात की जो रोजगार की बात हो रही थी उसको लेकर एक बड़ी बात यह है कि ग्रामीण इलाके में मनरेगा के जरिए रोजगार जनरेट किया जाता है। वहाँ पर उनको एक बड़ा मौका मिलता है मनरेगा के जरिए रोजगार से जुड़ने का। लेकिन शहरी इलाके में अगर देखिए तो 2 साल में कोविड के दौरान कई लोगों का रोजगार छिना, कई लोगों की नौकरी चली गई। ऐसे में जो वित्त मंत्री के साथ जो भारतीय मजदूर संघ, जो कि संघ से जुड़ा हुआ संगठन है BMS, उसकी जब बैठक हुई थी तो उन्होंने एक सुझाव दिया था कि जैसे ग्रामीण इलाके में मनरेगा है उसी तर्ज पर शहरी इलाके में मनरेगा जैसी स्कीम शुरू की जाए। और इसमें एक और बात है, जो ई श्रम पोर्टल है उसमें भी पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो ये इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि रोजगार जनरेट करने के लिए हो सकता है कि शहरी इलाकों के लिए मनरेगा जैसा कोई स्कीम सरकार शुरू करे। दूसरी बात, जो मिडिल क्लास फैमिली की बात आ रही है बार बार, क्योंकि देखिए मिडिल क्लास फैमिली से और जो नौकरी पेशा से पूरी मार्केट का पूरी जो इकोनॉमी है वो जुड़ी होती है। क्योंकि जब उनके पास पैसे होते हैं, उनकी जेब में पैसे होते हैं, तो वो खरीदारी करने के लिए बाजार में निकलते हैं। और जब खरीदारी के लिए मार्केट में जाते हैं तो पैसे का फ्लो मार्केट में जाता है, तो उससे पूरी इंडस्ट्री से लेके तमाम चीज़ें जुड़ी होती है। तो यही चीज़ें चाहिए, क्योंकि अभी अगर देखें तो पिछले 2 साल से अर्थव्यवस्था जो है थोड़ी धीमी चल रही है और खास करके बाजार जो है वहां पर उस तरह से रौनक नहीं है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि लोगों के पास बचत हो, और बचत के लिए जरूरी है जो हर्षवर्धन जी भी बता रहे थे, मुझे लगता है कि इस बार जो स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट है वो एक सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। लोगों के पास कुछ पैसा बचे, कुछ पूंजी बचे उसके लिए, क्योंकि लोग ज्यादातर घर पर रह रहे हैं। तो अगर उसको लिमिट बढ़ा दिया जाए, जो कि फिलहाल 50,000 है, उसको 60 या 70,000, 10 से 20,000, 25,000 तक बढ़ाने की बात आ रही है। सभी ने ये सुझाव भी दिया है, क्योंकि सबसे जरूरी है कि टैक्स स्लैब में बहुत ज्यादा बदलाव अगर आप नहीं भी करते हैं, क्योंकि जो रिजीम की बात आप कर रहे हैं 2017 की बात है, जो न्यू रिजीम आया था उससे लोग खुश नहीं है, क्योंकि उसमें डिडक्शन का फायदा लोगों को नहीं मिलता है। तो ऐसे में उस नई टैक्स रिजीम को लेकर लोग में उत्सुकता नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप जो स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को बढ़ाते हैं तो उससे भी पूंजी बचेगी। तो उसका फायदा क्या होगा कि लोग निकलेंगे घर से, तो उसका असर सीधे सीधे बाजार पर भी पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये 2 सेक्टर में बहुत जरूरी है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है रोजगार जनरेट के लिए। शहरी इलाकों के लिए मनरेगा जैसा स्कीम भी हो सकता है और स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को बढ़ा सकता है। ये 2 तरीके से वापस आपके पास लौटूं, उससे पहले जो है और नौकरी पेशा है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर इस बारे में कि कोविड के कोविड की 2 लहर रही। पहली में लोगों की पहली और दूसरी मिलाकर के लोगों की नौकरियां गई हैं, और ये भी एक आंकड़ा है कि भाई कोविड का इलाज कराते कराते कई लोग ऐसे हैं जो कि BPL कैटेगरी में आ चुके, क्योंकि आय का जो संसाधन थे वो सीमित हो चुके थे, खर्चे लगातार बढ़ चुके थे। और वो ज्यादातर मेरे हिसाब से वो लोग हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में जो लोग रहे हैं। बड़ी कंपनीज ने बहुत कम लोगों को निकाला, लेकिन जो छोटी कंपनीज थे, जो छोटे व्यवसाय थे, उन्हें ज्यादा लोगों को निकाला। MSME को लेकर के क्या सरकार का फोकस रह सकता है ताकि लोगों को नौकरी और बढ़े? देखिए ना, जब ये वायरस काल से हम गुजरे थे, पहला और दूसरा, और अभी तीसरा ईश्वर की कृपा से ठीक रहा जी, तो उस समय सरकार ने बहुत क्लियर कट जो 2 बातें कही थी। पहली तो ये कि जो सबसे कमजोर लोग हैं उनको राशन पानी मिलता रहे, उनके हाथ में कुछ रकम आ जाए, उसका इंतजाम उन्होंने किया। लेकिन जो ज्यादा जरूरी था और जो बहुत ठीक से नहीं हो पाया,
जो जिसको 20 लाख करोड़ के पैकेज में करीब 3,40,000 करोड़ एमएसएमई के लिए दिया गया था, उसमें बहुत सी ऐसी गड़बड़ियां आई जिसको वित्त मंत्री ने रिव्यू किया था, तो उसको ठीक करने की भी बात थी, जिसमें 100 करोड़ के ऊपर की जो इंडस्ट्री थी जो सिक हो गई या जिनका एनपीए बढ़ गया, उनको कैसे ठीक करें। तो मुझे लगता है कि ये सुनना, ये बाजार भी सुनना चाहेगा, इंडस्ट्री के लोग सुनना चाहेंगे, और अगर इंडस्ट्री ये सुन पाई, उसको ठीक से रिसीव कर पाई, तो दोनों चीज होंगे। तुरंत का जो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट है वो बेहतर होगा। लॉन्ग टर्म में जिनको हम कह रहे हैं कि जो लोग शहरों में आए थे रोजगार की तलाश में, अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, उन लोगों को फिर से वो दिखेगा कि अब हमें रोजगार मिल सकता है। एक बात मैं यहां कहूंगा कि बड़ी चर्चा मनरेगा की होती है, तो अच्छी चीज ये है कि जो ताजा आंकड़े हैं, जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, वो बहुत क्लियर बताते हैं कि अब गांवों में मनरेगा के तहत रोजगार के लिए बहुत ज्यादा लोग लाइन लगाए नहीं खड़े। वो एक दौर था जब सब कुछ बंद हो गया था, तो गांव में 100 दिन का रोजगार वो गारंटी मिल रही थी, और उधर सरकार को जाना भी है, बिल्कुल उधर सरकार को अब जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी देश को जरूरत है कि उद्योगों के लिए वो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड लोग मिले। अगर वो गांव में बैठ जाएंगे तो शायद वो जो साइकिल है उस पर असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार के ध्यान में ये होगा कि वो एमएसएमई को किस तरह से बताएगी कि हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि जो कर्ज देने वाली स्कीम थी वो बहुत अच्छे से काम नहीं की है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी नहीं हो पाया है, और जो पीएलआई स्कीम के जरिए हुआ है वो निश्चित तौर पर बड़ी कंपनियां आई हैं, खास करके जो विदेश से आने वाली कंपनियां हैं वो आई हैं। अब उसको कैसे जो चेन सप्लाई की होती है उसको सरकार इस बजट के जरिए हाथ लगाती हुई दिखती है, इस पर नजर होगी। बिल्कुल, और कल जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे भी हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस बात का जरूर जिक्र किया गया, जीडीपी ग्रोथ की बात कही गई, उसमें तमाम परिस्थिति के बारे में जिक्र किया गया गौरव, और इसमें यह भी कहा गया कि कृषि सेक्टर पर कोरोना का कोई प्रभाव नजर नहीं आया, लेकिन बार बार ये मांग जरूर की जाती रही है, किसानों की भी शिकायत रही है, और बीपीएल से जो लोग आते हैं उनकी भी जरूर शिकायत रही है कि कोरोना का प्रभाव उन पर बहुत ज्यादा पड़ा है। अब आने वाले वक्त में उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीद इससे जरूर होगी। बिल्कुल, देखिए कृषि क्षेत्र ऐसा एक सेक्टर रहा है जो कि अगर कोरोना महामारी की बात भी करें तो सबसे ज़्यादा जो उसमें बढ़ोतरी है वो देखने को मिली, और वो उसमें सतत वृद्धि होती रही। ऐसा नहीं हुआ कि उसमें जो उसका ग्राफ है उसके आगे बढ़ने का वो नीचे की तरफ गया, और यही वजह है कि जब कल जो आर्थिक सर्वेक्षण दिखाया गया उसमें भी एक अनुमान जताया गया है कि जो कृषि क्षेत्र की जो विकास दर है, जो उसमें प्रगति है, वो तकरीबन 4% के आसपास रहेगी। लेकिन जाहिर तौर पर कृषि के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं की मांग होगी, खास करके हम देखें अगर उत्तर प्रदेश और पंजाब इन दो राज्यों की भी बात करें तो खास करके पश्चिमी यूपी में गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर जिस तरीके का मसला लगातार बना रहता है, चीनी मिलों को दोबारा किस तरह से सहायता दी जा सकती है ताकि वो समय पर किसानों का भुगतान करें, और साथ ही साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो किस तरह से किसानों को मिले ताकि उन्हें फसल का उचित मूल्य मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी। क्योंकि कृषि में लगातार एमएस स्वामीनाथन के फॉर्मूले को लागू कराने की बात होती है, वहीं कुछ संगठन जो है वो लाभकारी मूल्य की बात करते हैं जो कि एमएसपी से इतर है। तो सरकार किस तरफ बढ़ती है, एमएसपी मूल्य, लाभकारी मूल्य बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस वक्त मैं थोड़ा तस्वीर वित्त मंत्रालय की सुबह की दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं वित्त मंत्रालय के बाहर मौजूद हूं और आपको दिखाऊं तो यहाँ पर वित्त मंत्रालय के बाहर यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जो है वो मौजूद हैं। अगर आप देखें तो सीआईएसएफ के तमाम जो जवान है मौजूद हैं, और कुछ लोगों का आना जाना शुरू भी हो गया। कुछ अधिकारी जो है वो वित्त मंत्रालय के यहाँ पर पहुंचना शुरू भी हो गए हैं, और थोड़ी देर में सबसे ज्यादा जो हलचल होगी यहीं पर होगी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और साथ में उनके जो एमओएस होंगे वो तमाम लोग जो हैं यहाँ से, क्योंकि हम इससे पहले बही खाता देखते रहे जो कि सिस्टम चेंज किया गया और बही खाते को यहाँ दिखाया जाता था, और उसके बाद राष्ट्रपति भवन जो है वित्त मंत्री जाती थी यहाँ से। तो अब की बार क्योंकि टैब के जरिए पूरा बजट पेश हो रहा है, पेपरलेस बजट है, तो वो टैब संभवतः जो है यहाँ पर हो सकता है शो किया जाए, वो बैग शो किया जाए, और उसके बाद जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ से राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ेंगी, और वहां से राष्ट्रपति की मंजूरी लेने के बाद कैबिनेट बैठक जो है वो होगी। वहां पर मुहर लगने के बाद संसद के सदन में पटल में रखा जाएगा बजट का। तो एक महत्वपूर्ण तस्वीर होगी, ये रिचुअल है, ये हर बार की तस्वीर है, लेकिन ये पेपरलेस बजट जो तस्वीर होगी वो देखने वाली होगी। और ये जो धुंध मौसम में छाया है, वो धुंध जब मौसम में भी छटेगा तो साथ ही साथ बजट को लेकर भी वो धुंध छटेगा कि आखिर आम लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरने वाला है आम बजट। बिल्कुल गौरव, हमारे साथ बने रहिए। रविकांत और अमित लगातार हमारे साथ बने हुए, स्टूडियो में हर्षवर्धन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे।